नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तैयारी पर। मैं हूं रोहित जुगलान और आज हमारे साथ एक खास शख्स जुड़े हुए हैं। लगातार हम आपको ऑक्शन के बाद मिलवा रहे हैं उन खिलाड़ियों से जिनको लेकर के लगातार बहुत ज्यादा चर्चा है, उनके खेल की बड़ी ज्यादा चर्चा है, उनके सफर की बहुत ज्यादा चर्चा है और इस सफर पर चलकर काफी आगे आ चुके हैं हमारे आज के मेहमान। परिचय उनका आपसे कर रहा हूं क्योंकि परिचय एक तरह की अनिवार्यता होती है। वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन टीम इंडिया के साथ इस वक्त पे जुड़े हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अगर आप पिछले 4 सालों में देखें तो 2 बार जब चेन्नई चैंपियन बनी तो इनका बड़ा अहम रोल रहा और अलग तरीके से रोल रहा है दोनों अलग अलग सीजन्स में जब जब चेन्नई चैंपियन बनी है। और हाल के समय में एक और परिचय जुड़ गया है। ऑक्शन जिस वक्त पे खत्म हुआ उस वक्त पे अब हमें यह पता है कि ये हमारे जो आज के मेहमान हैं, किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज पर या किसी भी भारतीय गेंदबाज पर इतनी बोली नहीं लगी है। मैं बात कर रहा हूं दीपक चाहर की। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। दीपक भाई, सीधे शुरू करते हैं क्योंकि ऑक्शन अभी बहुत पीछे नहीं गया है। तो मैं सबसे पहले आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे कीमत आपको लेकर के ऊपर बढ़ रही थी, 4 टीमें कुल मिलाकर के अगर हम देखें उन्होंने एक तरीके से आपको चाहा अपनी तरफ। क्या लग रहा था जब एक वक्त पे बोली 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ तक हम सब यहां पर सोच रहे थे कि 10 करोड़ तो आसानी से आपके लिए कोई भी निकाल देगा अपने पर्स से, लेकिन जब 10 करोड़ से मामला ऊपर गया, किस तरीके से आप क्या सोच रहे थे उस वक्त पर? यही मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा 10 से ऊपर मिलेंगे, क्योंकि रिसेंटली बैटिंग मैं काफ़ी ठीक खेला हूँ। मैं बैटिंग अच्छी की और मैं अगर खुद टीम ओनर हूँ या मैं टीम बनाने बैठूँ तो मैं भी ऐसे ही प्लेयर को लेना पसंद करूँगा जो मुझे बॉलिंग के साथ में बैटिंग भी करके दे, और कुछ अगर सीजन में अगर मैं बैट से मुझे एक मैच भी जिता के दे तो वैसे मैं भी उसके लिए 12-13 करोड़ रुपए खर्च करूँगा। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर जिस टीम को मेरी बैटिंग की जरूरत होगी वो शायद मेरे लिए ज्यादा पैसा खर्च करेगा, जिसको सिर्फ मेरी बॉलिंग की जरूरत है वो थोड़ा कम करेगी। तब जी वो ऑक्शन जब चल रहा था तो यही मैं सोच रहा था कि देखते हैं कि कौन ये करता है। दीपक भाई, संजू आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजस्थान आपके लिए बिड कर रही थी। दिल्ली ऑब्वियसली हम जानते हैं कि आपके ऋषभ पंत वहां पर हैं। एसआरएच हम देख रहे थे, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी। सीएसके तो थी ही थी। सीएसके को लेकर के जब निश्चित तौर पर उन्होंने बोली लगा दी, और मुझे पहले का भी वो आपका बयान याद है जब आपने कहा था कि भाई एन श्रीनिवासन चाहते थे कि आप हमेशा सीएसके के लिए ही खेलें। लेकिन इस बीच ये जब और टीमें आ रही थी तो आपको लग रहा था कि यार शायद सीएसके के अलावा ये टीम भी हो सकती है अब जो मेरी नेक्स्ट टीम हो, या ऐसा कुछ जहन में आया, या आपको आप श्योर थे कि भाई मैं तो चेन्नई के लिए ही खेलूंगा? नहीं, मैं श्योर तो नहीं था क्योंकि ऑक्शन में था ओबियसली, क्योंकि ऑक्शन के अंदर बाकी फ्रेंचाइज थी उनके पास ज़्यादा पैसे पैसे थे। पंजाब के पास ज़्यादा पैसे थे राजस्थान के पास ज़्यादा पैसे थे। जी तो ऑक्शन के अंदर आप श्योर तो हो नहीं सकते कि आप कौन सी टीम में जाओगे। अगर ऑब्वियसली मैं सीएसके ने मुझे इतना दिया है और सीएसके की वजह से मैं यहाँ तक इंडियन टीम में भी खेल रहा हूँ, तो उसे उन्हीं की देन है। तो मैं हमेशा से सीएसके से ही खेलना चाहता था। बट अगर सीएसके के अलावा अगर मैं सोचूं किसी टीम फ्रेंचाइज से मुझे अगर खेलने में मजा आएगा तो शायद एक आरआर होगी, क्योंकि पुराना नाता रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ से खेलता हूँ और वहाँ के लोग मुझे जानते हैं। तो जब एक टाइम पे जब बिड चल रही थी सीएसके आरआर की तो ये था कि दोनों दोनों तरफ ही घर ही है। तो दोनों में से अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं खुश रहूंगा। जी। दीपक भाई, एक चीज और, अब क्योंकि आपने इसके बारे में तो बताया, लेकिन 2018 से लेकर के लोग 2018 की बड़ी बात करते हैं, लेकिन दीपक चाहर को तो लोगों ने उससे पहले भी देखा था। जब हम स्टीफन फ्लेमिंग वाला वो बयान याद करते हैं, जब आप सुपर जायंट्स के लिए थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, वहां पर जिस तरीके से एज अ बैटिंग ऑलराउंडर आपको कैटेगराइज करा जाता था, लोग बड़े हैरत में होते हैं आजकल जब आप श्रीलंका के अगेंस्ट इतनी जबरदस्त पारी खेलते हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इतनी जबरदस्त पारी खेलते हैं, उन्हें हैरत होती है। लेकिन जो लोग आपके क्रिकेट को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता है कि दीपक चाहर के साथ इस तरह की बल्लेबाजी की आप उम्मीद रख सकते हैं। वो इससे बहुत बेहतर खेलते हैं जिस तरीके से आपने हाल के दिनों में अपनी बल्लेबाजी दिखाई है। वो सारे के सारे किस्से, क्योंकि आपने भी बैटिंग का जिक्र किया कि अगर मैं ओनर होता तो मुझे एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो बैटिंग में इतना कंट्रीब्यूट करता है। थोड़ा सा वहां से मैं आपको चाहता हूं कि वहां से आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि चेन्नई की तब से आंखें आपके ऊपर गड़ी हुई थी, चाहे वो आपके 2 लगातार 50 हों जिसे स्टीफन फ्लेमिंग ने नोटिस किया, वो ऋषिकेश कानितकर वाला वक्त, उसके बाद फिर एमएस धोनी ने जब आपको देखा, आपने आई थिंक 10 गेंदों में 30 रन आपने लगा दिए थे, 5 छक्के आपने मार दिए थे। ये थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, ऑब्वियसली बैटिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, ऑलराउंडर बनने की कोशिश बचपन से ही है।
और शायद 2017-18 में ज़्यादा अच्छी बैटिंग करता था इससे, क्योंकि उस टाइम पे मैं क्रिकेट कम खेल रहा था, घर पे ज़्यादा रहता था, तो लीग क्रिकेट बहुत खेलता था, बैटिंग की प्रैक्टिस बहुत करता था। शायद जितनी मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था उससे ज़्यादा ही बैटिंग करता था, क्योंकि बॉलिंग की लिमिटेशन होती है कि आप एक लिमिटेड बॉल ही फेंक सकते हो दिन में, क्योंकि बॉडी पे काफ़ी लोड आता है, पर आप बैटिंग बहुत कर सकते हो। तो मैं बैटिंग की प्रैक्टिस बहुत करता था। जब मैं 2017-18 में जब मैं पुणे की टीम में गया, तो शायद मेरी बॉलिंग से बैटिंग ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम पे। बट फिर उसके बाद में जितना रेगुलर में खेलता गया, जब आप बाहर खेलते हो तो बैटिंग की अपॉर्चुनिटी इतनी मिलती नहीं है, मैच प्रैक्टिस बहुत कम आती है, क्योंकि अब मैं वो जाके लोकल टूर्नामेंट खेल नहीं सकता। बहुत सारी मुश्किलें होती है वो लोकल टूर्नामेंट खेलने में, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम होती है। जब होती भी है तो मैं वहाँ खेलने आता हूँ, जो ऑलरेडी बैट्समैन है वो लोगों ऐसा का सपोज T20 होती है, तो वो अगर उन लोगों का होता है कि अगर भैया आप हमसे पहले बैटिंग करोगे तो हम कहाँ अपना दिखाएंगे कि हमें सिलेक्शन कराना है IPL में, आप तो ऑलरेडी खेल रहे हो। जी। तो बहुत सारी इशूज रहते हैं कि बैटिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई थी, तो काफ़ी टाइम से तो वो थोड़ा बैटिंग के जो शॉट्स हैं वो फ्लुएंट नहीं आते हैं। ऑब्वियसली आप अगर नहीं खेलते हो रेगुलर रेगुलर मैचेस, तो जैसे श्रीलंका में हुआ कि मैं जब बैटिंग करने गया तो मैंने स्टार्टिंग 25-30 बॉल में तो कोई शॉट ही नहीं मारा था, क्योंकि मैं खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं शॉट मारूंगा सही लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि काफ़ी दिन से बैटिंग ही नहीं की, शायद 5-6 महीने से मैंने मैच में बैटिंग नहीं की थी। बट आप रेगुलरली खेलते जाते हो, मैच में अच्छा करते हो, तो फिर वो रिदम वापस आता जाता है। बट जो इम्प्रूवमेंट आई है बैटिंग में वो शायद समझदारी में आई है कि अभी मैं सिचुएशन खेलता हूँ, कि टीम को कितने रन चाहिए, बॉलर कौन सा है, किस पे अटैक कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं, कहाँ रिस्क लेना है या नहीं लेना है। तो अभी पिछले डेढ़ साल में वो शायद ज़्यादा बेटर हुआ हूँ मैं। बैटिंग पहले ज़्यादा अच्छी करता था, बट समझदारी अभी ज़्यादा है, तो शायद यही है कि बैटिंग अंदर समझदारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन बनाने के लिए। जी। दीपक भाई, ऑब्वियसली पिछले 3-4 सालों में आप एक ऐसे ग्रुप के साथ भी रहे हो जिससे हम जानते हैं कि यार ये खिलाड़ियों से बेस्ट निकलवाना जानता है। आपकी बैटिंग पर ऑब्वियसली जैसा आपने कहा बचपन से ऑब्वियसली लोकेंद्र सर का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन लोकेंद्र सर से यहां तक आते आते आप कुछ और जैसे, क्योंकि चेन्नई के पास बल्लेबाज भी बड़े जबरदस्त रहे हैं, चाहे हम फाफ की बात कर लें, अब नहीं है लेकिन वो भी थे, इसके अलावा चाहे हम रायना भाई की बात कर लें, MS तो नाम है ही वहां पर। पूछ बात करते थे आप इन बल्लेबाजों से? कभी बात बल्लेबाजी को लेकर भी होती थी? MS ने गेंदबाजी को लेकर तो बड़ी बात बोला है, लेकिन बल्लेबाजी को लेकर के कभी बात हुई इनमें से किसी से भी? ऑब्वियसली मतलब मायबा ने एक दिन मुझे बोला था कि तूने जस्टिफिकेशन किया है अपनी बॉलिंग के साथ, और अपनी बैटिंग के साथ तूने जस्टिफाई नहीं किया, तो आई थिंक तुझे अपनी बैटिंग को भी जस्टिफाई ये करना कौन चाहिए। से सीजन की बात है दीपक भाई? ये अभी 2019 में शायद है, जब जिस दिन उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया था, शायद उस दिन की बात है। जी। तो उस दिन शाम को हम बैठे हुए थे, तब बात चल रही थी। पूछो भैया पूछो। ये आवाज किसकी है, पता है ना ये? हाँ, ईशान भाई है। हाँ दीपक भाई, आप बता रहे थे अब MS भाई ने रिटायरमेंट की घोषणा की और फिर शाम को जो बात हो रही थी आपसे। हाँ, वो इन्होंने बोला कि बैटिंग में थोड़ा और फोकस करो और आप जस्टिफाई करो जितनी बैटिंग तुम आती। जी। इसके अलावा दीपक भाई, जो एक डेटा मैं देख रहा था, आज भी जब मीडिया आपके बारे में कुछ लिखता है, आपके बारे में जो भी बात करते हैं, आमतौर पर अगेन वही नई गेंद का गेंदबाज, नई गेंद से बहुत ज्यादा डेडली है, नई गेंद से बहुत अच्छा करता है, लेकिन हमारे पास एक डेटा भी है जो मैंने रिसर्च करके निकाला कि आप पिछले 2 सालों में पुरानी गेंद के साथ और एट द एंड ऑफ द इनिंग्स भी आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बड़ा जबरदस्त रहा है, और MS ने जिस तरीके से आपको यूज किया है एट द एंड ऑफ द इनिंग्स वो भी बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेन्नई की सक्सेस को लेकर के हम बात करें। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और मैं डेटा जो ग्राफिक्स के फॉर्म में डेटा है वो भी अपने व्यूवर्स को दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने डेथ बॉलिंग में किस तरीके से काम किया, और ये इमेज अब थोड़ी सी बदलनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक डिपेंड करता है। मैं ऐसे CSK में 3 ओवर फेंकता हूँ नए बॉल से, तो सब जगह मुझे ज़्यादातर नई बॉल से ही बॉलिंग मिलती है। और डेथ बॉलिंग की बात रही तो मुझे इजी लगता है, क्योंकि जब मैं पावर प्ले में 3 ओवर फेंकता हूँ तो उसमें 2 ही फील्डर बाहर होते हैं, जब डेथ में फेंकता हूँ तो 5 फील्डर बाहर मिलते हैं, और बॉल भी थोड़ी पुरानी होती है, तो मुझे तो इतना दिक्कत होती नहीं और ईजी लगता है। CSK में रोल अलग है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हमेशा छः बॉलर से खेलते हैं, तो मेरा रोल वही है कि पावर प्ले में 3 ओवर डाल के देना, और स्विंग होती है तो हमारे भाई की यही वो रहता है कि अगर मैं स्टार्टिंग में 2 या 3 विकेट ले लेता हूँ कि जिस मैच में, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम जीत जाते हैं। मतलब मैं क्या, कोई भी बॉलर अगर पावर प्ले में 3 विकेट आउट कर दे तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आपकी टीम जीते। तो वो CSK में अलग प्लानिंग रहती है। अब इस साल पता नहीं क्या प्लानिंग होगी, कहाँ इस बॉलिंग साल होगी। अच्छा प्लान होगा आपका। हाँ, इनका होगा सर, 1 ओवर पावर प्ले में और 1 ओवर थोड़ा सा इस तरफ आकर ईशान भाई, थोड़ा सा इस तरफ आकर। थोड़ा फ्रेम में आया बड़ा। हाँ हाँ,
क्या बताओ, पावर डेथ बॉलिंग इस साल नए कैप्टन के साथ इनका प्लान है 1 ओवर पावर प्ले में और 3 ओवर डेथ में। इस बार। और आपका और प्लान क्या है? आप तो सबसे महंगे खिलाड़ी, ये सबसे महंगे गेंदबाज, आप सबसे महंगे खिलाड़ी, आपका प्लान क्या है? अभी हमारा फोकस वर्ल्ड कप पे है। हाँ, अभी महंगा सस्ता नहीं है। दीपक भाई, वो कोई मोमेंट याद आता है स्पेसिफिकली जब एमएस ने बोला हो कि यार अब तू डेथ में भी गेंदबाजी करेगा? क्योंकि पहले 2 सीजन हमने देखा था आप स्ट्रेट आउट आपके ओवर्स वो खत्म कर हाँ, पाते थे। मैंने किया है 2019 में, जब ब्रावो इंजर्ड हो गया था तो मैं डेथ में बॉलिंग करता ही था, 1900 ओवर फेंकता था, पूरा सीजन मैंने 1900 ओवर फेंका है। क्योंकि बट वो पावर प्ले में उनके पास उनका ज्यादा ऑप्शन थी नहीं, तो मुझे पावर प्ले में 3 ओवर कराती है। एक मैच में तो मैं इंजर्ड हो गया, तब भी उन्होंने बोला कि हो सकता है तो डाल के चले जा। तो मैंने उस ओवर में, जब मुंबई के साथ हमारा मैच था, तो जी। उसमें मैंने 3 ओवर डाले पावर प्ले में इंजर्ड होने के बावजूद। फिर मैं चौथा भी मैं फेंक दिया, बट उनका प्लानिंग शायद ऐसा रहता है कि 3 में डाल लूंगा, तो वो अपने बॉलिंग ऐसा करते हैं, दिमाग में उनके रहता है कि 3 ये डाल देगा, बाकी कैसे मुझे यूज करने बॉलर्स। तो अब इस साल शायद डिफरेंट रोल हो, चाहे बॉलिंग ज्यादा डेथ में मिले या फिर बीच में कहीं मिले जहां वो ऐसे यूज करना चाहे। और बैटिंग भी तो शायद अब वो थोड़ा सा उनकी ऊपर मिले दीपक भाई, बैटिंग भी ऊपर मिले क्योंकि शार्दुल अब है नहीं। हाँ, हो सकता है बीच में भी भेज सकते हैं, जैसे एक बार 2018 में भेजा था उन्होंने, तो क्या पता इस बार भी भेजते हैं, तो वो सब जाके पता चलेगा। दीपक भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप कभी इस तरह से भी सोचते हैं कि लीडरशिप रोल के लिए आप खुद को मानते हैं कि एक आप दावेदार आगे कभी हो सकते हैं? क्योंकि आप दोनों तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, मेन खिलाड़ी भी हैं और इस तरीके से भी आपको लेकर के लोग बड़ी बात करते हैं, आपके फैंस बड़ा लिखते हैं कि आगे अगर एमएस के आगे देखना है कभी और आगे चलकर बात हो, तो एज अ लीडरशिप ग्रुप में कभी आप मानते हैं कि आप सीएसके को लीड भी कर सकते हैं आने वाले समय में? वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं सीएसके को लीड करूं, बट हाँ, जहां भी मैंने कैप्टनसी की है, वही। रणजी ट्रॉफी में या फिर मैं बहुत समझता हूँ प्लेयर की मेंटेलिटी की, प्लेयर कैसे सोचता है, उनको कैसे डील करना है, उनसे कैसे बातें करनी है, और टीम से। और मैं बहुत कुछ सीखा है माया भाई के साथ भी रह के, या रोहित भाई के साथ रह के, विराट भाई के साथ रह के, कैसे टीम से परफॉर्मेंस निकलवानी है। शायद एक कैप्टन का काम यही होता है कि आपने प्लेयर से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकलवाते हो, तो वो क्वालिटी मुझे लगता है मेरे में है। और रही बात कही कोई कैप्टन मुझे बनाएगा नहीं बनाएगा, वो मेरे हाथ में है नहीं। मतलब मिली तो आप बट तैयार हो? अगर मुझे मिली, ऑब्वियसली मैं तैयार हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अच्छा भी करूंगा। बिल्कुल। दीपक भाई, एक ये चीज आपसे जानना चाह रहा था, टीम इंडिया को लेकर के जिस तरीके से अभी राहुल द्रविड़ ने भी साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद कहा था कि दीपक को लेकर उसकी परफॉर्मेंस को देखकर मैं सरप्राइज नहीं होता हूं क्योंकि मैंने देखा हुआ है उसे, और बाकी लोगों के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर होगा वो इससे और बहुत बेहतर कर सकता है हर क्षेत्र में। आप अभी जो इंडियन टीम में आपका रोल है उसको किस तरीके से देखते हो दीपक भाई? क्योंकि बॉलिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपका रोल थोड़ा सा स्पेसिफिक इसलिए भी अलग हो जाता है क्योंकि आप बैट से भी कंट्रीब्यूट करके देते हो, तो वहां पर आप हो, शार्दुल है, फिर स्पिनर्स में एक अलग तैयारी है, तो यहां पर आप अपना अपना किस तरीके से देखते हो रोल? सोल लगे आप, मेरे को लगता है सारी स्किल्स है, मैं नया बॉल से डाल सकता हूँ, पुराना बॉल से, बीच में, बैटिंग में, मुझे कहीं भी मिलेगी मैं कर सकता हूँ। तो जो रोल टीम को रिक्वायरमेंट होगा मैं वो करने को तैयार हूँ। जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हो तो सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, मैच जीतना। अब उस मैच जीतने के लिए आपको एज ए प्लेयर मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ। तो जो भी मुझे रोल मिलेगा, जहां मुझे बैटिंग बॉल मिलेगी, तो मेरा एक ही टारगेट रहेगा हमेशा कि मैच जिताना है। ठीक है दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टाइम थैंक यू। देने के लिए, एंड आई होप कि आपके लिए आने वाला समय बड़ा जबरदस्त रहे। थैंक यू दीपक भाई। थैंक यू सो मच, बाय।